नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण राज्यसभा सोमवार तक और लोकसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर लोकसभा और राज्यसभा ने स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, इस वर्ष के अंत तक सड़क ढांचे में सुधार के कारण लॉजिस्टिक्स लागत घटकर 9% रह जाएगी। इजरायली कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जे के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रस्ताव को मंजूरी दी। युद्ध समाप्ति की 5 सूत्री योजना को अपनाया। और कनाडा ओपन टेनिस में विक्टोरिया मबोको ने महिला सिंगल्स फाइनल में 4 बार की चैंपियन नाओमी ओसाका को हराकर अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद में विपक्षी दलों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए और लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। A defining moment in our nation's relentless struggle for independence. The Quit India movement marked a decisive and powerful call for an end to British colonial rule. We pay our respectful homage to the countless freedom fighters, both known and unknown, who endured immense hardships and made supreme sacrifices for the cause of the nation's liberty and dignity. उपसभापति ने कहा कि उन्हें विभिन्न मुद्दों से संबंधित अनेक राजनीतिक दलों से 20 स्थगन नोटिस मिले थे, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए नोटिस खारिज कर दिए गए। लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर अपना विरोध शुरू कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सदन ने पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका इसी सप्ताह नई दिल्ली में निधन हो गया था। अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री सत्यपाल मलिक के निधन के बारे में सूचित करना है। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सत्यपाल मलिक केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री और अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री सत्यपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार उर्वरकों की तस्करी और जमाखोरी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि उर्वरक आवश्यक वस्तु है और इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और उर्वरक संचालन नियंत्रण आदेश 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है। सरकार उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और हेराफेरी पर नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये प्रदेश की जिम्मेवारी है कि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर होर्डिंग को रोके और स्मगलिंग को रोके। और इसमें जो हमारा है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये आता है और इसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसको रोकना और किसानों तक पहुंचाना इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत दी गई है कि वो स्मगलिंग को रोके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि वे अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकें। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में सुश्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। आज बंगलुरु में वोट अधिकार रैली में उन्होंने निर्वाचन आयोग से पिछले 10 साल की अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची और वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने की मांग की।
श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों में हेराफेरी करके भाजपा की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार को बंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटों की चोरी की जांच करानी चाहिए और गलत मतदाता सूची बनाने के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि पार्टी झूठा प्रचार करके देश की संवैधानिक संस्थाओं की साख बिगाड़ने की कोशिश में लगी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के लोगों ने बार बार ऐसे झूठे दावों को नकारा है। श्री यादव ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी की श्री राहुल गांधी के टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का काम निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से करता है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि बोलो और भाग जाओ, संसद में मत चलने दो, संसद में चर्चा मत करो, संसद में चर्चा करने से अच्छा है कि संसद को ही न चलने दो, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी टर्नआउट और जितने भी फेक न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, देश में जो इलेक्शन कमीशन के डाटा है, 5 बजे की एंट्री है, अगर आपकी बात में ही 60% का झूठ डेटा पे मिक्स हो तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बोलने के साथ 60% कम मान के लिखी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर और श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का 10 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वंदे भारत रेलगाड़ी संख्या 26406 श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के लिए और रेलगाड़ी संख्या 26405 अमृतसर से श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन संख्या 26406 कटरा से सुबह 6:40 रवाना होगी और दोपहर 12:20 पर अमृतसर पहुंचेगी। ये ट्रेन जम्मू, पठानकोट, कैंट, जालंधर सिटी और व्यास स्टेशनों पर रुकेगी। यही ट्रेन अमृतसर से शाम 4:25 पर रवाना होगी और रात 10 बजे कटरा पहुंचेगी। वहीं उत्तर रेलवे ने जम्मू रेल डिवीजन के अंतर्गत अनंतनाग रेलवे स्टेशन को माल की आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर खोल दिया है। इस निर्णय के साथ अब अनंतनाग हर तरह के माल सामान की आवाजाही के लिए तैयार है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष के अंत तक भारत की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर 9% रह जाएगी। आज नई दिल्ली में निजी समाचार चैनल के एक सम्मेलन में श्री गडकरी ने इसका श्रेय देश के सड़क बुनियादी ढांचे में हुए उल्लेखनीय सुधार को दिया। इस साल दिसंबर जब पूरा होगा उसके पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे होंगी। अभी किर्लोस्कर ने ऑलरेडी 0% इंटरेस्ट पे लोन देंगे। पोर्ट को कम करना है और इंडियन फ्यूल जो है हमारी जो प्रदूषण से मुक्त है उसको प्रायोरिटी देनी है। श्री गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स लागत में ये कमी देश के निर्यात क्षेत्र को व्यापक बढ़ावा देगी, जिससे निर्यात में 1.5 गुना तक वृद्धि होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सीतामढ़ी जिले में देवी सीता के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतामढ़ी नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे नई दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच सीधा रेल संपर्क उपलब्ध होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। माता सीता के नए मंदिर के शिलान्यास को लेकर मिथिलांचल के क्षेत्र में लोगों का उत्साह चरम पर है। 50 एकड़ में फैले प्रस्तावित मंदिर और परिसर का निर्माण लगभग 883 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। पुनौरा धाम में जानकी मंदिर को अयोध्या में बने भगवान राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसमें एक बड़ा मेला ग्राउंड, सांस्कृतिक केंद्र और परिक्रमा पथ तथा अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। पुनौरा धाम को महत्वाकांक्षी रामायण सर्किट में शामिल किया गया है और यह उम्मीद की जा रही है कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, सीतामढ़ी।
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए युवाओं में कौशल विकास में निवेश आवश्यक है। वे नई दिल्ली में फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कौशल वैश्विक रिपोर्ट और ITI ग्रेडिंग रिपोर्ट भी जारी की। श्री चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दूरदर्शी नीति है, क्योंकि आज के युग में प्रौद्योगिकी और AI का एकीकरण प्रचलित है। This is not just a tool for students and their families to decide on which are the institutions where they want to have an opportunity to learn. It should also be a tool where industry can decide that these are the good, credible institutions which are having these academic programs and short-term courses as well, where the students coming out, the end product is eminently hireable, employable, and is a vital resource. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य लगातार चौथे दिन भी जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। दोपहर तक 70 से अधिक लोगों को ITBP माथली हेलीपैड पहुंचाया गया, जहां से उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्यों के लिए रवाना किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि MI-17 और चेनुक हेलीकॉप्टरों की मदद से युद्धस्तर पर बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ RK जनामणि ने कहा कि देश के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस्राएल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के गाजा शहर को अपने कब्जे में लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए 5 सिद्धांत भी अपनाए हैं, जिनमें हमास को निरस्त्र करना, सभी बंधकों जीवित अथवा मृत की वापसी, गाजा का विसैन्यीकरण, गाजा में इजरायली सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करना और एक ऐसे नागरिक प्रशासन की स्थापना शामिल है जो न तो हमास और न ही फलस्तीनी प्राधिकरण के अधीन हो। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इजरायली रक्षा बल युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता पहुंचाते हुए गाजा शहर पर नियंत्रण बनाने की तैयारी करेगा। बांग्लादेश में ढाका के गाजीपुर सिटी उपनगर में एक पत्रकार की कल रात करीब 8:30 बजे बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। पत्रकार दिन के समय उसी इलाके में फेसबुक पर लाइव दिखा रहा था कि कैसे फेरीवालों और स्थानीय दुकानदारों से जबरन वसूली की जा रही है। बांग्लादेश के समाचार पत्र मालिकों की एसोसिएशन ने दैनिक जनकंठ से जुड़ी हाल की घटनाओं और देश भर में पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। टेनिस में कनाडा की 18 वर्षीय वाइल्ड कार्ड विजेता विक्टोरिया मबोको ने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को 2-6, 6-4, 6-1 से हराकर कनाडा ओपन में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता। गुजरात 79वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज से 15 अगस्त तक व्यापक स्तर पर हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेगा। खेल और युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि इस अभियान में पूरे राज्य में भव्य तिरंगा यात्रा, स्वच्छता रैली और कई देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बंगाली कैलेंडर के अनुसार आज श्रावण मास की 22वीं तिथि है। इस दिन विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस अवसर पर कोलकाता में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण राज्यसभा सोमवार तक और लोकसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर लोकसभा और राज्यसभा ने स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, इस वर्ष के अंत तक बेहतर सड़कों के कारण लॉजिस्टिक्स लागत घटकर 9% रह जाएगी। इजरायली कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जे के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और कनाडा ओपन टेनिस में विक्टोरिया मबोको ने महिला सिंगल्स फाइनल में 4 बार के चैंपियन नाओमी ओसाका को हराकर अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।